हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 25 ये क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है और इस कार्यपत्रक में हम लोग सामाजिक विज्ञान इतिहास जानेंगे और यह पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित है। तो ये जो रूसी क्रांति भाग 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने 2 कार्यपत्रक रूसी क्रांति से पढ़ लिया है। आप पीछे के उन सभी कार्यपत्रकों को देख लेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि पीछे क्या पढ़ाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। ठीक, यहाँ कर 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी। मतलब रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। वहाँ खेती ही मुख्य व्यवसाय था, जहाँ लगभग 85% लोग कृषि से जुड़े थे। मतलब 100 में से 85 लोग वहाँ कृषि करते थे। और आपने पीछे के वर्कशीट में पढ़ा है कि रूस में कृषि भी साल में एक बार ही होती थी। मतलब वहाँ के मौसम जो है कुछ इस तरह से होते थे कि साल में मात्र एक बार वहाँ खेती होती थी। तो परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कॉम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे। कॉम्यून जो है वो मीर धनी व्यक्ति को कहा जाता था, तो वो मीर को सौंप देते थे और सामूहिक खेती करते थे। मतलब कि अपनी छोटी छोटी भूमियों को मीर को सौंप करके सामूहिक सब लोग मिलजुल के वहाँ खेती करता था। और बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था। वहाँ पर जो बड़े जमींदार होते थे, जैसे हम लोग यहाँ ठाकुर वगैरह कहलाते थे, तो उसी तरह से बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। बड़े जमींदार नहीं चाहते थे कि रूस में सामूहिक खेती हो। देहात में बड़ी संपत्तियों, देहात का मतलब ग्रामीण इलाका, देहात का मतलब क्या होता है, ग्रामीण इलाका। तो देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। ठीक ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी संपत्ति और जमीनों के मालिक कौन थे, तो चर्च थे। और राजशाही मतलब जिन लोगों को राजा से प्रश्रय प्राप्त था या फिर राजसी परिवार से जुड़े हुए थे वैसे लोग थे, या फिर राजा के सामंत थे जो कि जमींदार टाइप के होते थे। उनको कुछ क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार मिला होता था, उन्हीं को सामंत कहते हैं। तो ये तो हो गया वहाँ के कृषि का बैकग्राउंड की खेती कैसी होती थी और किस प्रकार से किया जाता था। अब है रूस में औद्योगिकरण, मतलब रूस में उद्योग, इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री रूस में यूरोप के मुकाबले काफ़ी देर से आया था। मतलब यूरोप में तो काफ़ी पहले आ गया था। आपने देखा भी था कि वहाँ नए नए आविष्कार होने यूरोप में शुरू हो गए थे। तो उसके मुकाबले रूस में औद्योगिकरण काफ़ी देर से आया। और 1880 से 1890 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस का एक शहर है, और मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। ठीक, मतलब कि वहाँ के 2 शहर, एक सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को में 1890 से 1900 के बीच, मतलब ये 19वीं शताब्दी का आखिरी दौर चल रहा था। ठीक ना, तो उस समय में बहुत तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए और कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे। जो कारीगर होते थे मतलब कुछ काम करने का जिनको कला आता था उनको कारीगर कहते हैं। और मजदूर जिनमें काम करने का कोई कला नहीं था, नॉन स्किल्ड थे, उनमें कोई स्किल नहीं था, तो वो मजदूर होते थे और वो कारखानों में काम करते थे। और कारीगर अपने आप को कारखाना मजदूरों से श्रेष्ठ समझते थे। वो स्किल्ड मजदूर थे, तो वो समझते थे कि कारखाना में जो मजदूर काम करने वाले हैं मैं उन लोगों से श्रेष्ठ हूँ। करा रेल मार्गों के विस्तार से लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन। धातु प्रगलन का मतलब होता है जो लौह अयस्क के ये सब जो होता है, या फिर लोहे के जो धातु होते हैं उनको गलाना। ठीक ना, उनको जब गर्म भट्टियों में गलाया जाता है तो उसी को प्रगलन कहते हैं। तो रेल मार्ग का जब विस्तार हो गया तो लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग, मतलब मशीन से संबंधित जो उद्योग थे वो विकसित होने लगे। मतलब कि रेलवे के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने लगे और उनका विकास काफ़ी तेजी से हुआ। रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ। मतलब वहाँ जो इंडस्ट्री आया तो वहाँ के इंडस्ट्री किसने लगाया, तो वहाँ के जो पूंजीपति लोग थे अपने अपने निजी प्राइवेट पैसे से उस इंडस्ट्री को स्थापित किए और मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था। मतलब कि वो मजदूरों का जमकर शोषण किया करते थे और महिला कामगारों को
पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मतलब वहाँ जो महिलाएं होती थी उनको पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि मजदूरों की जो दशा थी वह बहुत ही शोचनीय थी। मतलब मजदूर की दशा काफ़ी खराब थी और उनमें अक्सर बेहतर सुविधा और अधिक वेतन के लिए असंतोष रहता था मजदूरों के अंतर। और मजदूर संघ भी बनाए जाने लगे। जब ये असंतोष होने लगा तो कुछ मजदूरों ने अपने संघ भी बनाए ताकि वो इंडस्ट्री के लोगों से लड़ सकें। तो संघ बनाए जाने लगे और मांगों को लेकर, मजदूरों की जो मांगे थी उनको लेकर के हड़ताल और प्रदर्शन होना आम बात थी। मतलब मजदूर अपने मांगों को लेकर के हड़ताल करने लगे और प्रदर्शन भी करने लगे। मतलब कि अपने मांगों को मांगना उन्होंने शुरू किया। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुक्त शक्ति बनेंगे। समाजवादी क्रांति, समाजवादी शब्द आपने इससे पहले भी वर्कशीट में जाना है। मतलब कि जहां संपत्ति पर अधिकार पूरे समाज का होता है उस तरह के सोच को समाजवादी सोच कहते हैं। तो ये सब जो कार्यक्रम चल रहा था तो लोगों को लगा कि किसान ही समाजवादी क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। किंतु लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन वहाँ के एक मुख्य समाजवादी नेता थे और समाजवादी का कम्युनिस्ट नेता उनको कहिए, साम्यवादी। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था, बोल्शेविक के बारे में भी आपने पढ़ा था कि जो बहुमत वाले थे उनको बोल्शेविक कहा जाता था। इनका रूस में वर्चस्व ज़्यादा था, इनकी संख्या भी ज़्यादा थी। तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है। किसान एकजुट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो उनका कोई संगठन नहीं है, वो गैर सांगठनिक चीज़ है। उनका कोई संगठन नहीं था लेकिन मजदूरों का संगठन था। इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि मजदूरों का संगठन होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर आपका संगठन नहीं है तो आप कमज़ोर हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता है। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का भी रूस पर प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई। मतलब कि जर्मनी से रूस का टकराव था, इसलिए जर्मन विरोधी भावना रूस में प्रबल हुई। और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वहाँ का एक शहर था, जो एक जर्मन नाम था, उसका नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया गया। मतलब कि उस जर्मन विरोधी भावना के अंतर्गत सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम बदल करके उस शहर का नाम पेत्रोग्राद कर दिया गया, जो कि एक रूसी नाम था। ठीक ना। और पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। मतलब रूस के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर रूसी सेना, पूर्व में वो जापान से लड़ रही थी और पश्चिम में जर्मनी, फ्रांस ये सब थे। उन लोगों से लड़ना इसको काफ़ी कठिन हो रहा था और लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए और हारती हुई रूसी सेना पीछे हटते हुए फसलों, इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। मतलब कि जो रूस की सेना हार रही थी, वो जब पीछे हट रही थी तो अपने ही देश के फसलों को और इमारतों को भी वो नष्ट करती जा रही थी। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार, उद्योग चौपट हो गया। मतलब रूस का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा का पूरा चौपट हो गया और रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया। जब वहाँ की सेना हारने लगी और हर तरह से वहाँ की जनता को घाटा ही घाटा होने लगा, तो वहाँ की जनता और सेना का जो संतोष था वो असंतोष बढ़ता गया। मतलब विश्वास अपने राजा पर से हटता गया। तो रूस की, अब नेक्स्ट है रूस की क्रांति का भी प्रभाव पड़ता। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। आप जानते हैं कि 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1917 में उसी बीच में रूस की क्रांति भी हुई थी। तो रूसी क्रांति का प्रभाव, 1917 की क्रांति का प्रभाव भी रूस पर काफ़ी पड़ा था। फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेत्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई। ठीक ना। आपने देखा है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो नगर था उसी नगर का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रखा गया था। तो उसमें अनाज की भारी कमी हो गई और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया और जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के प्रयासों का पुरजोर विरोध शुरू किया गया। पहले जो 1905 में जो रूस में क्रांति हुई थी तो उसमें जार ने क्या काम किया था कि एक निर्वाचित संसद का निर्माण किया था जिसे कि वहाँ पर ड्यूमा कहा जाता है।
तो उस जार ने उस ड्यूमा को भंग कर दिया, मतलब उस संसद को, निर्वाचित संसद को, जो कि वहाँ की जनता ने चुन के भेजा था, इलेक्ट करके भेजा था, उसको भंग कर दिया, जिसका कि प्रयास पुरजोर विरोध हुआ उसका। वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि इस तरह का राजा ने क्यों किया। तो 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दी। मतलब कि जब वहाँ के प्रदर्शनकारी वहाँ के अनाजों को लूट रहे थे, पेट्रोगाद के अनाजों को लूट रहे थे, तो वहाँ के राजा की तरफ से आदेश दिया गया कि आप मजदूरों पर गोली चलाइए। तो वहाँ के सेना ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो ये बगावत समझा जाता है कि अगर आप राजा के सैनिक हैं और उसके आदेश को नहीं मान रहे हैं तो आपने उसके खिलाफ बगावत कर दिया। तो ये बगावत रूस के सेना ने कर दिया। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को अंतरिम सरकार बनाई और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब वहाँ के जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी और देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। मतलब वहाँ भी चुने हुए संविधान सभा का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। और पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई। ठीक ना। सोवियत मतलब शासन व्यवस्था को जारी रखने वाली एक संस्था। और देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार, मतलब वहाँ जो काम चलाऊ सरकार थी, अंतरिम सरकार उसी को कहा जाता है, और बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद हुआ। बोल्शेविक मतलब जो बहुमत में थे, उन लोगों को मतभेद हुआ, उन लोगों के बीच मतभेद हुआ। और अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ट्राटस्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। ट्राटस्की वहाँ का एक सैनिक नेतृत्व करता था और उसने अपने नेतृत्व में लेनिन ने बोल्शेविकों की पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने का अधिकार कर लिया और बोल्शेविकों का सत्ता स्थापित कर दिया। 14 अक्टूबर को विरोध शुरू हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब धीरे धीरे वहाँ के जो बहुमत थे बोल्शेविक, उन लोगों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और नेक्स्ट है बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव। और जब सत्ता पर कब्जा कर लिए बोल्शेविक लोग, तो उन लोगों ने वहाँ पर क्या बदलाव लाया, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वहाँ पर जितने भी बैंक थे और उद्योग थे सबको राज्य के अधीन कर लिया गया। और जर्मन को सार्वजनिक संपत्ति, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। मतलब जमीन किसी की अकेली नहीं रहेगी, वो सार्वजनिक रहेगा, राज्य का रहेगा। और पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। शहरों में बेघरबारी मजदूरों के लिए आवास की सुविधा की गई। तो इस तरह से हमने इसमें रूस के बहुत सारे बातों को जाना। अब नेक्स्ट कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों को भी हम लोग एक एक करके इनका उत्तर जानेंगे। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों का भी उत्तर जानेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों के अब एक एक करके हम उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। तो आइए इसको देखते हैं कि 20वीं सदी तक रूस में कृषि अर्थव्यवस्था थी और वहाँ के 85% लोग कृषि में लगे थे। लेकिन 1880 और 1890 के दशकों में उद्योग और कारखाने स्थापित हुए और इसके साथ ही वहाँ पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच खाई बढ़नी शुरू हो गई। तो मजदूर वर्गों के बीच जो खाई बढ़ रही थी, तो इन लोगों के बीच खाई बढ़नी शुरू हो गई। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आइए देखते हैं रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये विशेषताएं हैं कि रूस में सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने लगने शुरू हुए। और रेलवे के विकास के बाद औद्योगिकरण में और तेजी आई, चूँकि इससे सामानों का ले जाना संभव हो गया, ट्रांसपोर्टिंग जो है वो आसान हो गया। और इसके फलस्वरूप एक और कमी आई कि मजदूरों का शोषण पूंजीपति वर्ग द्वारा किया जाने लगा, जबकि कारीगर भी वहाँ अपने आप को मजदूरों से श्रेष्ठ समझने लगे। और लौह इस्पात, कोयला खनन और धातु खनन उद्योग काफ़ी विकसित हुए। ये सभी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं रूस में रहीं। और तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया। तो इसको भी हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हार रही थी।
पूरब में वो जापान से हार रही थी और पश्चिम में जर्मनी साइड से हार रही थी। तो हारती हुई सेना अपनी ही फसलों और इमारतों को नष्ट करने लगी, जिससे रूसी शासकों से सेना और जनता का असंतोष बढ़ता ही चला गया और यही द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी क्रांति के लिए आधार तैयार किया। रूस के जो लोग थे वो इसके खिलाफ होने लगे। और नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों का घोषणा किया था। ये इसके उत्तर को भी देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि बोल्शेविकों ने बैंक को औद्योगिकरण का उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया और सामंती पदवी को समाप्त किया और बेघरबारों और मजदूरों को आवास की सुविधा की घोषणा की। तो इस तरह से बोल्शेविकों की जब सत्ता आई तो रूस में उन लोगों ने बहुत व्यापक परिवर्तन किया। और इसके साथ ही आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25, ये समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।